तो हेलो पीपल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो का बेसिक लेक्चर जो है वो पहले देख लो, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो फिर ये वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ने वाला है। ठीक है, सो आइए अभी देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑन a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e करली ब्रैकेट ऑफ एंड b इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑन c कॉमा d कॉमा e कॉमा f करली ब्रैकेट क्लोज एंड c इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑन b कॉमा d करली ब्रैकेट ऑफ and d is equals to curly bracket on a comma e curly bracket of, then which of the following statement are true and which are false। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ 4 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। आपको ये बताना है कि नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर रहेगा? तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है C इज अ सबसेट ऑफ B। अब आप देखो यहाँ पर जो आपका सेट C है वो क्या है। तो आप देख सकते हो आपके सेट C के अंदर सबसे पहले B आता है और D आता है। ठीक है, अब सेट B में देखो तो सेट B के अंदर D तो है बट B नहीं है। अब आपको पता है कि सबसेट क्या होता है? यस, अगर आपका C, मतलब ऐसा बोलूंगा मैं कि C जो है वो B का सबसेट तभी बोलेंगे जब C में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट B में हो। बट आप देख सकते हो C के अंदर B और D है और B के अंदर वो दोनों एलिमेंट है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जो C है उसको B का सबसेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो आपको सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। रीजन अगर पूछे तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो बिकॉज, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूं पहले, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। यानी कि सेट C के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए C जो है वो B का सबसेट नहीं है। ठीक है, C के अंदर B D दो सेट है, सॉरी मतलब दो एलिमेंट्स है और B के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो C है वो B का सबसेट नहीं है। होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट देख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सेकंड स्टेटमेंट है कि A इज अ सबसेट ऑफ D। ठीक है, A जो है वो D का सबसेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि A के अंदर क्या है? A, B, C, D, E। ठीक है, अब देखते हैं कि D के अंदर भी ये सारे एलिमेंट है क्या। अगर ये कितने 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 एलिमेंट D के अंदर है तो मतलब A जो है वो D का सबसेट होगा। तो D के अंदर देखो सिर्फ दो ही एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि फॉल्स। रीजन दे दो यहाँ पर। रीजन क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट सेट A के अंदर है वो सेट D के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है वो D का सबसेट नहीं है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर नॉट प्रेजेंट इन सेट D। सिंपली ऐसे लिखो। ठीक है, क्लियर रहेगा? आओ अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि D जो है वो सबसेट है B का। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर D आपको क्या दिया हुआ है? A, E। ठीक है, अब अगर A, E ये सब के सब आपको B के अंदर दिख जाएंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो D है वो B का सबसेट है। तो B के अंदर क्या आपको A, E दिख रहा है? तो देखो E तो मिल गया पर A नहीं है, मतलब B के अंदर जो है वो D का सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि D जो है वो B का सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट D में जितने भी एलिमेंट्स है आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B के अंदर नहीं है। क्लियर रहेगा? चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन। तो देखो आपका ये फोर्थ सब क्वेश्चन क्या कहता है कि D जो है वो सबसेट है A का। तो आप चेक करते हैं D जो है वो सबसेट है क्या एक का, मतलब A का। तो यहाँ D के अंदर है A, E। अब चेक करते हैं, अगर A के अंदर भी आपको A, E दिख गया इसका मतलब जो D है वो A का सबसेट है। तो A के अंदर क्या है? A के अंदर A तो मिल गया। अच्छा E भी मिल जाए? यस, E भी मिल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि D के अंदर दो एलिमेंट है A, E और ये दोनों के दोनों एलिमेंट यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आपको A के अंदर भी मिल रहे हैं, डेट इज A, E।
तो अब मैं बोल सकता हूं कि यस डी जो है वो सबसेट है ए का। तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट निकला। तो मैं यहाँ ऐसा बोलूंगा ट्रू बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। चलो चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बी के अंदर है, एक मिनट ये जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ बोलूंगा फॉल्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी जो है वो सबसेट है ए का। चलो चेक कर लेते हैं। तो सी के अंदर कितने एलिमेंट है? सी के अंदर बी एंड डी। ठीक है, ये दो एलिमेंट है। अगर ये दो एलिमेंट आपको ए के अंदर मिल गए तो इसका मतलब सी जो है वो सबसेट होगा ए का। तो ए दिख गया, ए के अंदर क्या आपको बी दिख रहा है? यस बी है। क्या डी दिख रहा है? यस डी भी है। ओके, तो इसका मतलब सी के अंदर दो एलिमेंट थे बी और डी, और ये दोनों के दोनों यानी कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सी किसके अंदर है? एलिमेंट ऑफ ए में, मतलब सेट ऑफ ए सेट के अंदर है। ऐसा समझ है ना, सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किस में है? ए के अंदर है। सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि ट्रू बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सी आर प्रेजेंट इन सेट ए। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर के 20 तक एक नेचुरल नंबर्स का सेट ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट ले लेता हूँ। सबसे पहले इधर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर्स का एक सेट ले लिया है 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, अब इसको नाम देना यूनिवर्सल सेट। इसको नाम क्या देना? यूनिवर्सल सेट। हमको पता है यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शो करके दिखाना है? यहाँ पे हमको शो करके दिखाना है कि सेट एक्स और सेट वाई जो है उसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। अच्छा समझा मैं, मतलब सेट एक्स और सेट वाई जो है उसको आपको क्या करना है? वेन डायग्राम के थ्रू शो करके दिखाना है। बट सेट एक्स और सेट वाई में क्या क्या एलिमेंट्स है ये तो हमको नहीं पता। तो देखो ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन है वही तो दिया है कि एक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट रहेंगे रूल मेथड के थ्रू। ठीक है, और y के अंदर भी क्या क्या एलिमेंट रहेंगे वो भी दिया हुआ है। तो हम लोग फटाफट से पहले पता कर लेते हैं कि x और y के अंदर क्या क्या एलिमेंट रहने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला आपको x का क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। ठीक है, तो x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और जो x है वो 7 और 15 के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो x के अंदर एलिमेंट आएगा 7 से बड़ा। 7 से बड़ा कौन कौन है? 8 है, 9 है, और कौन है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, पर 15 से छोटा होना चाहिए। तो 15 से छोटा यानी कि 14 तक। ठीक है, 15 भी ऐड मत करना इसमें, बिकॉज यहाँ पे 7 से बड़ा और 15 से छोटा बोला गया। ठीक है, 7 के इक्वल और 7 से बड़ा ऐसा नहीं बोला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर और इक्वल का साइन है तो आप 7 भी लिखते नहीं। तो ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो आप 7 नहीं लिखोगे। सो 8 से लेकर के 14 तक यही नंबर आएंगे। ये आपका क्या है? x के एलिमेंट है। अब इसी तरह मैं जरा y के एलिमेंट भी निकाल लेता हूँ। तो क्या दिया हुआ है? y इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है एंड y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। और 1 से लेकर 20 तक जितने भी प्राइम नंबर है y उनका सेट है। तो देखो इसका अंदर कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे। देखो y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेता हूँ। कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 1 से 20 के बीच में आते हैं जो कि नेचुरल नंबर है? तो ऐसा तो 2 है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के टेबल में आए, तो 2 खुद के टेबल में आता है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर, उसको तो हटा ही दो। 2 है, और कौन है? और 3 है। 4 तो नहीं हो सकता। 5 भी है जो खुद के टेबल में आता है, और 7 भी आता है, और कौन है? 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो सकता है। यस 11, 12 नहीं, 13 हो सकता है। ओके, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, यस 17 हो सकता है। 18 भी नहीं, 19 हो सकता है। 20 का तो चांस ही नहीं है। सो देखो ये कुछ एलिमेंट्स बन गए जो y में आने वाले हैं। तो हमको x के एलिमेंट भी मिल गए हैं और y के एलिमेंट भी मिल गए हैं। अब हमको क्या करना है? हमको x और y इन दोनों को वेन डायग्राम का यूज करके दिखाना है, और जो हमारा u है वो एक यूनिवर्सल सेट है, ये भी दिखाना होगा। तो क्या करोगे? देखो, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। हमको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने x बना दिए, क्या बोलते हैं,
यूनिवर्सल सेट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया है जो यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। इधर ट्रिक याद रखना कि आप ना एक्स और वाई में जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको पहले लिख लो। एक्स में क्या है, एक्स में है 11 और वाई में भी है 11। एक्स में है 12 नहीं 13 और वाई में भी है 13। और कुछ कॉमन है क्या, देख लो, और कुछ कॉमन है नहीं। तो 11 और 13 ये दोनों कॉमन है ना, तो इन लोग को ना पहले बीच में लिख लो। तो लिख लेता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं आपको बताता हूँ आगे, बट पहले लिख लो। 11 और 13 को लिख दिया बीच में, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट वेट, देखते जाओ आगे, ठीक है। तो मैंने 11 और 13 को बीच में लिख दिया, ठीक है। अब एक्स के जितने एलिमेंट हो उनको साइड में लिख लो। एक्स के एलिमेंट क्या क्या है, 8 है, और कौन है 9 है, और कौन है, और 10 है, और कौन है 11 है, 11 नहीं 11 को छोड़ दो, इसको मैं मिटा देता हूँ। यस मिटा दिया। 11 नहीं 12 है, 11 तो लिख दिया ना पहले से, 13 भी नहीं और 14 है, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो इनको घुमा के आप बना दो एक आपका x, ये जो है ये बन गया आपका x। क्या बन गया, ये आपका x बन गया। x को आपने वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर रहेगा। अब y में क्या क्या एलिमेंट है, तो 2 है तो यहाँ लिख दो 2, और 3 है 3 लिख दो, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, 3 हो गया। इसके बाद 5 है, और क्या है, और 7 है, और क्या है, 11 तो देखो कॉमन है, 13 भी कॉमन है, 17 है, चलो ठीक है, और क्या है, और 19 है, ठीक है। तो अब इनका भी क्या कर दो, अच्छा इधर से लेके जाना, ठीक है, इधर से लेके जाओ, यस। तो ये आपके सामने जो सेट है ये y का बन गया। किसका बन गया, y का बन गया। अब इसके अलावा कुछ बचा है क्या, देखो कुछ बचा है क्या इसके अलावा, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, जो इन सब में नहीं आता है। तो 1 कहीं नहीं है, 1 यहाँ साइड में लिख दो कहीं। 2 है क्या, 2 है क्या इधर कहीं, 2 है। 3 भी है। 4 तो कहीं नहीं है, तो 4 को यह साइड में लिख दो, ठीक है। बाहर लिखना, ठीक है, सर्कल के अंदर मत लिखना 4 ये सब। अभी जो लिखूंगा ना, अभी जो भी नंबर बोलूंगा वो सब ये बाहर लिखोगे, ठीक है। अच्छा 4 है, और क्या है, 5 है क्या कहीं पे, यस है। 6 है कहीं पे भी, 6 नहीं है, तो 6 को साइड में लिख दो। इधर लिख देता हूँ 6 और 7। आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है, मैं बहुत छोटा बना दिया, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना ताकि इतना कंजेस्टेड ना लगे इसमें। और 7 है क्या, ये 7 भी है। 8 है, 8 कहीं पे है, 8 है। और 9 है क्या कहीं पे, 9 भी है, यस। 10 है, 10 भी है। 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। 15 है क्या, 15 नहीं है, तो 15 यहाँ पे कहीं पे लिख दो, ठीक है। कहाँ पे, नीचे साइड लिख देता हूँ 15, यस। 16 है, 16 चेक कर लो, 16 नहीं, 16 भी नहीं है, तो यहाँ बाजू में लिख देता हूँ 16। और 17 है, यस। 18 है, 18 है क्या, नहीं 18 नहीं है, तो 18 भी लिख दो। देखो इसलिए बोला था बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। और 19 है, 19, यस 19 है, 19 है। 20 है, नहीं, तो 20 भी लिख दो, यहाँ लिख दिया 20। तो ये आपका बन गया क्या, यूनिवर्सल सेट, जो आपको बनाने के लिए बोला था। और इसके अंदर मैंने एक्स और वाई उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है वेन डायग्राम का यूज करके। क्लियर रहेगा आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है u is equals to curly bracket on 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 curly bracket off। और यहाँ पे आपको p भी एक सेट दिया हुआ है, p is equals to curly bracket on 1, 3, 7, 10 curly bracket off। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शो द सेट्स u, p एंड p डैश। देखो यहाँ पे 3 सेट है, u, p एंड p डैश। ये 3 सेट को आपको क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, शो करना है। और दूसरा आपको वेरीफाई करना है कि p डैश इज इक्वल्स टू p है। सबसे पहले तो ये समझिए p डैश ये सब क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको ना लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो इसका बेसिक है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर मैं जैसे कोई एक नाम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई एक सेट का नाम लेता हूँ, लाइक ए सेट बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए डैश, तो इसका मतलब मैं ए सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ए सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। इस तरह मैं बोलता हूँ बी सेट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ बी डैश, तो मतलब मैं बी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। अब
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख लो सबसे पहले, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, अगर मैं सी सेट की बात कर रहा हूँ, मुझे सी सेट के कॉम्प्लीमेंट को बोलना है तो मैं सी उसके ऊपर ऐसे डैश लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, क्लियर रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी सिर्फ सी लिख दूंगा तो भी चलेगा, बट ज्यादातर ऐसे डैश लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पी डैश का मतलब क्या है, मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो पी डैश क्या है, पी का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले ये शो करना है सेट यू पी और पी डैश, ठीक है, सेट यू, सेट पी और सेट पी डैश, इन तीनों को आपको वेन डायग्राम के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले सबके एलिमेंट्स आप लिख दो, ठीक है। तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन है, 1, 2, 3, 4 नहीं है, यस, मिटा दिया इसे, और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, इतने क्या है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से देख सकते हो आप, 1, 3, 7, 10, ठीक है, ये सब क्या है, सेट पी के आपके क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पी डैश के एलिमेंट्स क्या क्या ये आपको नहीं पता है ना, तो पहले उसे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो पी डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पहले वो समझो, ठीक है। तो पी सेट के अंदर वो एलिमेंट्स रहेंगे जो यू सेट के अंदर तो है बट पी सेट में नहीं है। देखो इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा जो पी है उसके ऐसा लिखूंगा, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are present in universal set but not present in set P। समझ में आया, मतलब P डैश जो है वो उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है बट सेट पी के अंदर नहीं है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी डैश इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन। तो देखो पहले कॉमन क्या क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 3 जो है पी और यू में कॉमन है, 7 भी पी और यू में कॉमन है, 10 भी कॉमन है। अब इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है बट पी के अंदर नहीं है, सेट पी के अंदर नहीं है ना, तो वो होगा आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो यहाँ पे 2 हो गया वो, और कौन सा है, और 8 हो गया, और 9 हो गया, और 11 हो गया, और 12 हो गया। ऐसे कुछ क्या है 5 एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेट पी डैश, ठीक है। तो हमको भी यू पता चल गया, हमको पी पता चल गया, हमको पी डैश मालूम पड़ गया। अब इनको आपको क्या करना है, पहले तो रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो पहले तो आप वेन डायग्राम में आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो एक बड़ा रेक्टेंगल बना दो, इस बार गलती नहीं करेंगे और बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। सो ये मैं बनाने जा रहा हूँ एक बड़ा सा रेक्टेंगल, ओके, ये बना दिया मैंने बड़ा सा रेक्टेंगल, इनफ होगा शायद इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसको तो आप यू बोल दोगे, ठीक है, इसके अंदर तो सारे एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले पी में कितने एलिमेंट है, 1, 3, 7, 10 है ना, तो लिख दो 1 और क्या है 3, 7, 10, ठीक है। तो ये बन गया पी का, तो इधर गोल घुमा दो। अब यहाँ पे आपको वो कॉमन है कि नहीं वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पी और पी डैश इन दोनों में कभी भी कोई कॉमन नहीं निकलने वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 1, 3, 7, 10 लिख दिया। अब इसके बाद जो पी डैश है उसके सारे एलिमेंट्स को लिख दो। तो उसके एलिमेंट है 2 और 8 और 9 और 11 और 12, ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिख दिया। अब चेक करो यू का कुछ बच गया क्या, ऑफ कोर्स नहीं बचेगा, पर फिर भी चेक कर लो। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 7 हाँ लिखा है, 8 वो भी है, 9 वो भी है, 10 वो भी है, 11 हाँ है, 12 है, ठीक है। तो जो बाहर के आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे शेड कर देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है आपके पी डैश, अंदर जितने थे वो सब क्या थे, पी थे, और ये पूरा आपका क्या है, यू है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो ये सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और वेरीफाई करते हैं पी डैश इक्वल्स टू पी है कि नहीं। बट उसके लिए जरा इसको याद रखो, ये दिख रहा है,
इसको जरा याद रखो, कौन कौन से एलिमेंट है, 1,3,7,10। ओके चलो इसे मैं मिटा देता हूँ अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा है कि P डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू P, यानी कि P डैश का कॉम्प्लीमेंट जो है वो P के इक्वल है, सेट P के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि सेट P डैश का कॉम्प्लीमेंट सेट अगर लोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट सेट P के इक्वल है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है वैसे, हाँ ये जो चीज़ है ना ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। किसकी प्रॉपर्टी में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है। अब इसी को हमको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे P लिख देता हूँ। सेट P क्या है, तो सेट P है आपका 1, 3, 7, 10, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेट P डैश लिखना पड़ेगा। अब सेट P डैश क्या है ये हमने इससे पहले देखा था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि P डैश जो है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यही होता है P डैश, अभी इससे पहले वाले सम में हमने देखा। तो हमको P पता है, हमको P डैश पता है, तो मैं काम करता हूँ P को सबसे पहले नंबर 1 देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सो P डैश आपको ये मिल गया है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको P डैश का भी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। P डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो P डैश के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो P डैश ऑफ डैश इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which are present in यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा, बट नॉट प्रेजेंट इन P डैश, बट वो P डैश में नहीं होना चाहिए। P डैश में नहीं होना चाहिए मतलब क्योंकि P डैश का ही कॉम्प्लीमेंट है ना, इसलिए उसमें थोड़ी ना होना चाहिए ऐसा। सो P डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, सो कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब देखो P डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या है, 1 है, ठीक है। क्या P इसके अंदर नहीं है ना, तो इसको क्यों मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यस। तो आप देख सकते हो P डैश के अंदर 2 है, ये 2 है। P डैश के अंदर 8 है, यहाँ 8 है। P डैश के अंदर 9 है, यहाँ 9 है। P डैश के अंदर 11 है, ये 11 है। P डैश के अंदर 12 है, ये 12 है। अब जिनको मैंने सर्कल किया उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स आप लिख दो P डैश ऑफ डैश के अंदर, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश में। तो 1 लिख दूंगा मैं, और 3 लिख दूंगा मैं, और 7 लिख दूंगा मैं, और 10 लिख दूंगा मैं, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सारे एलिमेंट जो है वो P डैश के कॉम्प्लीमेंट है। इसको देता हूँ नंबर 2। अब चेक करो P में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 3, 7, 10। अब देखो P डैश के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, 1, 3, 7, 10। ओ नोटिस किया आपने कुछ, यस। तो आप यहाँ बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमको क्या मिला कि जो P डैश ऑफ डैश है वो एक्चुअल में P के इक्वल है। क्लियर रहेगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, सेट A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑन 1, 3, 2, 7 कर्ली ब्रैकेट ऑफ, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। तो देखो इसका ना आपको कोई भी 3 सबसेट लिखना है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, बट आपको सिर्फ कितना लिखना है, सिर्फ 3 सबसेट लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो फटाफट से आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप सीधी बात है, मैंने पहले बोला कि बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, बट फिर भी सर बहुत सारे मतलब कितने, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है 2n, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इस फॉर्मूले से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, आप आगे जाकर प्रोबेबिलिटी के अंदर इसे पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ जाएगा ये कैसे आया है, ठीक है क्या। तो इससे आप पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो कि इसके कितने पॉसिबिलिटी निकल सकते हैं, ठीक है, कितने सबसेट बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट कितने, 1, 2, 3, 4, तो 2n की जगह पे 4 लिख दो तो आंसर कितना आएगा, 2, 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अच्छा 16 पॉसिबिलिटीज है, कितने 16। तो यहाँ पे ऐसे तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज है, बट आपको 16 पॉसिबिलिटीज लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ कितने लिखने हैं 3 पॉसिबिलिटीज लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 बताऊंगा, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सो 3 में क्या क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहला आप लिख सकते हो कोई भी सबसेट ऑफ ए ना, तो मान लो कि एक आपका सेट लिख दिया मैंने बी, एक सेट है आपका जो कि सबसेट है ए का, ठीक है 1,3, ठीक है ये एक सबसेट हो गया। और सी आपका क्या एक सबसेट है, यहाँ पे लिख दो, हाँ चाहिए तो लिख भी दो, बी जो है वो सबसेट है ए का। और दूसरा है 3,2, ठीक है ये भी क्या है सबसेट है, तो लिख दो यहाँ पे डेट इज सी जो है वो सबसेट है ए का। और एक और चाहिए ना, तो लिख दो डी इज इक्वल्स टू 2,7, ठीक है दैट इज डी भी जो है सबसेट है ए का। तो ये 3 आपको लिखने बोला था, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे टोटल 16 बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज, बट हमको सब नहीं लिखना, हमको सिर्फ 3 लिखना है, तो मैं सिर्फ 3 ही यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब आपको जो यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं उनमें सबसेट रिलेशन बताना है, ठीक है मतलब कौन किसका सबसेट है, कैसा है, क्या है, सब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है क्या अगड़म बगड़म जितनी भी चीजें सब आपको यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले तो समझ लो कौन कौन सा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पी सेट है, जो कि उसका एलिमेंट जो है, मतलब ऐसा समझो कि पी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि पुणे में रहते हैं, मतलब पुणे में जितने लोग रहते हैं वो सेट पी के अंदर आ गए, ठीक है। फिर एम इज अ सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका सेट एम है। अच्छा, और आई इज अ सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंदौर, अब इंदौर में रहने वाले जितने लोग हैं उनका सेट आई है। अच्छा, बी इज अ सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन इंडिया, अच्छा इंडिया में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या है बी है, ठीक है। और एच इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका सेट है एच। चलो ठीक है, फिलहाल इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है, कैसा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेट पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पुणे में रहने वाले लोगों को, और एम जो सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को, और आई जो सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंदौर में रहने वाले लोगों को, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में रहने वाले लोगों को, और एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और महाराष्ट्र में आता है पुणे, महाराष्ट्र में कौन आता है, पुणे। और ये सब के सब कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। ये सब के सब कहाँ आते हैं, इंडिया में। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर होता है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे होता है, और इंडिया के अंदर ये सब के सब होते हैं। क्लियर रहेगा क्या यहाँ तक, पक्का। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि P जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, P जो है वो किसका सबसेट है। पहले तो P जो है महाराष्ट्र के, पुणे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ H, क्योंकि पुणे जो है महाराष्ट्र के अंदर है। इतना क्लियर है। अब एक और बात है कि जो P है यानी कि जो पुणे है वो तो इंडिया के अंदर भी आता है ना, इंडिया के अंदर भी तो पुणे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P जो है वो सबसेट है किसका, इंडिया का क्या है B, अच्छा B का सबसेट है किसका, B का। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सही बात है। अच्छा, तो ये बात हो गई पुणे की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, सबसे पहले मध्य प्रदेश जो है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट हो गया भारत का, यानी कि सॉरी इंडिया का। B दिया है ना, तो B मतलब मुझे लगता है भारत ही होगा। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का सबसेट क्या हो जाएगा, मतलब M जो है मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का सबसेट है, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मध्य प्रदेश और किसी का सबसेट है क्या, नहीं, और किसी का तो सबसेट नहीं लगता मुझे, है ना। अब इसके बाद इंदौर आता है। तो इंदौर जो है यानी कि I जो है वो पहले तो सबसेट है मध्य प्रदेश का, सही बात है। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर आता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है, सबसेट है। और इंदौर जो है वो इंडिया का सबसेट है, किसका सबसेट है, इंडिया का। तो हम लोग बोल सकते हैं I इज अ सबसेट ऑफ B, सही बात है। अच्छा, ये होगा इंदौर की कहानी। अब इंडिया, इंडिया के अंदर तो सब आ रहे हैं। इंडिया किसके अंदर आ रहा है, वैसे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में आएगा, बट इधर वर्ल्ड का तो सबसेट, मतलब वर्ल्ड का तो सेट दिया नहीं है, तो इंडिया किसी के अंदर नहीं आएगा फिलहाल, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इंडिया जो है वो B जो है वो किसी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इंडिया छोड़ दो, महाराष्ट्र बचा। अब महाराष्ट्र जो है वो कहाँ पर आता है, वो इंडिया के अंदर आता है।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ H जो है वो सबसेट है B का। किसका? B का। बोलो ये क्लियर है? तो मेरे हिसाब से कुछ यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट्स। अभी इससे पहले आपको जो सेट्स दिखे उन सारे सेट्स में से आप मुझे ये बताओ कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो इससे पहले का आंसर क्या था? तो यहाँ पर आप आंसर क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो इतने सारे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट इसमें क्या है, ये कैसे पहचाने? तो ये पहचानने के लिए आप देखो कि कौन सा सेट है, मतलब जो बार मतलब ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो P जो है वो भी B के अंदर है, और M जो है वो भी B के अंदर है, और अच्छा इसको तो मैं लेजर से दिखाता हूँ आपको। ये आप देखो P जो है वो B के अंदर है, M जो है वो भी B के अंदर है, I जो है वो भी B के अंदर है, H जो है वो भी B के अंदर है। मतलब मैक्सिमम हर चीज कहाँ है? B के अंदर है। और B क्या है? B इंडिया, यानी कि इंडिया क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो सेट B is the universal set for all the above set। ठीक है, ऊपर आपको जितने भी सेट दिख रहे हैं उन सारे सेट्स के लिए आपका जो B है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्लियर रहेगा? जो कि इंडिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, देखो स्टार मार्क दिया हुआ है, यानी कि हो सकता है थोड़ा टफ हो। आओ समझते हैं सच में टफ है कि नहीं। तो आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच सेट ऑफ अ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो नीचे आपको कुछ सेट A, सेट B और सेट C दिया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों सेट के यूनिवर्सल सेट का मतलब इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कुल भी लिखा है ना, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये तीन सेट दिख रहा है, ये तीनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है। अब ऐसा कौन सा मतलब कौन होगा जो इन सब का यूनिवर्सल सेट बन सकता है? मतलब ऐसा सेट बन सकता है जिसके अंदर सेट A, सेट B, सेट C सबकी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, तो आप देखते पहले कि सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सेट B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है और सेट C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हो सेट A जो है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 है मतलब वो नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हो। तो सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए? सेट A के अंदर 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब B देखते हैं। तो आप देख सकते हो B के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो B इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे। ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसी तरह हम लोग C देखते हैं। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 है, यानी कि 12 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स है उनका सेट है ये। ठीक है, तो यानी कि 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सबका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसे सेट की बात करना है जो कि इन सबका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबके सब जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि A जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है। A जो है वो किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर का सबसेट है। सीधी बात है, A जो है वो किसका है? नेचुरल नंबर का सबसेट है। बट आपका A जो है ना वो होल नंबर का भी सबसेट हो सकता है। होल नंबर का, होल नंबर क्या होता है? जिसमें जीरो भी आए, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सब और जीरो भी हो। तो अगर मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं या 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी तो मल्टीपल ऑफ 5 है और 0 आंसर आ रहा है। तो मैं होल नंबर को ही बोल सकता हूँ क्या है वो? सबसेट। मतलब A जो है वो सबसेट है होल नंबर का। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि A जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। अब इंटीजर क्या होते हैं? तो आपको पता है इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूं और आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? मल्टीपल ऑफ 5 ही किया, बट आंसर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब इंटीजर्स भी आ सकता है यहाँ पे आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ कि A जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का भी। ठीक है, इसी तरह B के साथ भी सेम चीज होगा। तो B जो है वो सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का, B जो है वो सबसेट हो जाएगा होल नंबर का, B जो है वो सबसेट हो जाएगा इसका? इंटीजर्स का। सेम इसी तरह C के साथ भी है।
सी जो है वो सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का, सी जो है वो सबसेट हो जाएगा होल नंबर का, और सी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, यस इंटीजर्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। आप चाहिए तो लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हो कि हेंस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन होल नंबर डब्ल्यू इंटीजर आई आर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आपका ना सेकंड क्वेश्चन भी है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, तो देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल वाले कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लिख दो ना, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, एंड सो ऑन। और लिखा है टी एक सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर्स का आपको क्या करना है, इवन नेचुरल नंबर नहीं है, इवन स्क्वायर नंबर है। तो इवन स्क्वायर नंबर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 हो गया। फिर और इवन नंबर क्या है 2 है, 2 भी इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 16। और समझ रहे हो, मतलब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला। ठीक है, तो देखो मतलब आपको पता है पहले कि इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो टी है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। समझ गए, तो ये सब एलिमेंट्स है। तो आपको समझ में आ गया टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे और 4 के अंदर ये मतलब पी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उनका एक यूनिवर्सल सेट बताना है। ठीक है, तो वही सेम रहने वाला है, नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर। देखो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इसको भी आप सेम पिछले वाले की तरह कर सकते हो। ये मैं चलो आपको ही देता हूँ करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें अगर मैं बता दूंगा तो आप सीखोगे कैसे। ठीक है, सो इसको मैं प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। क्यों, बिकॉज ये एकदम सेम है पिछले वाले की तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मेन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्या है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। लिखा हुआ है लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। मतलब एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको आप यूनिवर्सल सेट मान लो, मतलब वो जितने बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर, कितना सिक्योर किया भाई ने, 50% और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा, अब अगर एक क्लास में मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 40 एलिमेंट्स हैं। अब क्या 40 के 40 स्टूडेंट्स मैथ्स के अंदर 50% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे होंगे? सोचो ना कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट है तो क्या 40 के 40 स्टूडेंट्स मैथ्स में 50 से ज्यादा परसेंट लाए होंगे? नहीं, कुछ लोग लाए होंगे, कुछ लोग नहीं लाए होंगे। तो जो लोग लाए हैं वो सेट ए के अंदर है और जो नहीं लाए हैं वो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि सेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का एक सेट बनाया है जिसको हमने यूनिवर्सल सेट बोल दिया है और सेट का नाम है सेट यू। ठीक है, एंड आप ऐसा बोल सकते हो सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सेट ए जो है वो उन स्टूडेंट्स का सेट है हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जिन्होंने 50% या उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर किया है मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? वो एलिमेंट होंगे, मतलब वो स्टूडेंट होंगे उस क्लास के जिन्होंने 50% से क्या किया है, कम मार्क्स स्कोर किया है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए डैश जो है इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% इन मैथ्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होने वाला है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स का सेट होगा जो कि 50% से लेस मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ्स के अंदर। क्लियर रहेगा? सो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इसके बाद का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.4। तो तब तक के लिए